कैपलर के बाद में न्यूटन ने अपना लॉ दिया, जिसे आप पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू bodies directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये न्यूटन ने इन कैपलर्स लॉ में से ही निकाला है, कैपलर्स लॉ में से ही निकाला। कैपलर्स लॉ में से ही ड्राइव कर दिया एक नया लॉ, जिसे हम अब कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। राइट? तो कैसे ड्रॉ ड्रॉ किया उन्होंने? न्यूटन ने प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया, प्लैनेट्स को भी ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने भी किया कैपलर्स के बाद में। और फिर वो सेम वेव की घटना हुई थी, उन सबको, बड़ी लंबी कहानी है कैसे उन्होंने कोरिलेट किया आपस में। तो उन्होंने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और देखा कि कैपलर ने जो बात बताई थी कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो बात सही है, लेकिन हर प्लैनेट के लिए सही नहीं है। जो प्लैनेट सन के बहुत नजदीक है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जो प्लैनेट सन से बहुत ज्यादा दूर है वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इंटरमीडिएट प्लैनेट जैसे कि हमारा अर्थ है, बहुत दूर भी नहीं है बहुत पास भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। हालांकि 100% परफेक्टली सर्कुलर तो नहीं है, लेकिन वो सर्कुलर ही माना जाएगा, उसकी डिस्टॉर्शन इतना कम है कि हम उसे ये कहेंगे सर्कुलर मोशन में आएंगे। अच्छा, अब सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। अब कितनी सेंटीपिटल फोर्स चाहिए? सर्कुलर मोशन में जब है प्लैनेट्स तो एक सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। कितनी सेंटीपिटल फोर्स चाहिए? सेंटीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है फॉर्मूला, और एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड को अगर टाइम पीरियड में आप चेंज कर दें तो ये बनेगा एम आर 2 पाई बाय कैपिटल टी होल स्क्वायर। तो कितना फोर्स हो गया? 4 पाई स्क्वायर एम आर बाय टी स्क्वायर। कैपलर ने थर्ड लॉ में अपने क्या कहा? बाय कैपलर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या कहा कैपलर ने? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या आप कांस्टेंट लगा दें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के क्या चीज है? के इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब यहां इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो सेंटीपिटल फोर्स कितनी निकल कर आएगी? 4 पाई स्क्वायर एम आर बाय टी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दिया आपने के आर क्यूब। तो अब ये बना 4 पाई स्क्वायर बाय के एम बाय आर स्क्वायर। यहां ये एम क्या चीज है? ये यहां एम है आपका मास ऑफ प्लेनेट, जो सर्कुलर मोशन में है। जो सर्कुलर मोशन में है उसी को तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। प्लेनेट, प्लेनेट का मास है यहां पर ये। और इस एक्सप्रेशन से ये निकल कर आया कि जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। राइट? और इनवर्स स्क्वायर लॉ तो यहां आ ही गया, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहां आ ही गया। अब न्यूटन ने एक छोटा सा इसमें चेंज करा कि अगर ये फोर्स, देखो है तो ये सेंटीपिटल फोर्स, है तो ये सेंटीपिटल फोर्स ही, लेकिन इसे प्रोवाइड कौन कर रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यही वो चीज है जो उनको
उनको उस सेब के गिरने से बात समझ आई थी कि सेब अर्थ पर गिर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन है। और सिर्फ अर्थ और सेब के बीच में अट्रैक्शन नहीं, हर दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन है। पहले तो उन्होंने अर्थ के हिसाब से लगाया, ठीक है। तो ये सेंटीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई फोर्स है जो अट्रैक्शन की फोर्स है, बाद में नाम दिया उसे ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों की फोर्स है, करेक्ट। तो यहां ये बात पता लग गई कि वो जो दोनों के बीच में फोर्स है वो मास ऑफ प्लेनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये जो फोर्स है ये कैसी फोर्स है? दिस इज अ म्यूचुअल फोर्स। ये एक म्यूचुअल फोर्स है। अगर ये फोर्स मास ऑफ प्लेनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब दिस फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सन, क्योंकि सन और प्लेनेट के बीच की म्यूचुअल फोर्स है। अगर ये मास के डायरेक्ट मास ऑफ प्लेनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास ऑफ सन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब सवाल पैदा ये हुआ कि फॉर्मूले में तो मास ऑफ सन नहीं आ रहा, फॉर्मूले में तो मास ऑफ प्लेनेट आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस की तो कहानी खत्म हो गई, पता चल गया इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ये। अब न्यूटन ने कहा कि ये जो कांस्टेंट है ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, इसमें 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और ये भी एक कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं मास ऑफ सन इस कांस्टेंट के अंदर है। ये जो के लगाया है 4 पाई स्क्वायर ये सब करा है, कहीं ना कहीं सन का मास इस कांस्टेंट के अंदर है। चलो पाई में नहीं है, 4 में नहीं है, लेकिन ये के तो है। के तो हमने अपनी पास से लगाया, कहीं ना कहीं सन का मास इस के को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये कहा क्या कि ये जो 4 पाई स्क्वायर बाय के है ये डिपेंड होना चाहिए, किस पर डिपेंड होना चाहिए? मास ऑफ सन पर। कहीं ना कहीं ये मास ऑफ सन इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो फिर 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इक्वल्स जी इंटू मास ऑफ सन। फिर क्या कहा उन्होंने कि भाई मुझे नहीं पता कि कैसे डिपेंडेंसी है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि ये पूरा का पूरा सन ऑफ मास ऑफ सन पर डिपेंड है। जब डिपेंडेंसी है तो इज इक्वल टू का करने के लिए कांस्टेंट आपको फिर से देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और अब 4 पाई अपॉन के वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया एफ इक्वल्स जी एम मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन ने तो ये फॉर्मूला सन और प्लेनेट के लिए दिया था। फिर इस फॉर्मूले पर दूसरे साइंटिस्ट ने काम किया। न्यूटन ने इस जी को कहा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया सन और प्लैनेट्स के भी लिए। बाकी फिर दूसरे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए किन्हीं भी दो बॉडीज के लिए, तो पता लगा कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला सन और प्लैनेट के लिए दिया है तो हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है। पूरे यूनिवर्स की किन्हीं भी दो मेटीरियल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। तो फिर इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या रख दिया गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखा गया। अब ये सेंटीपिटल फोर्स है, तो कोई तो है जो सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? न्यूटन ने कहा जी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला बनकर आया G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अभी तक तो ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले में जी क्या था? जी था आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और फिर जब इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूला बनाया गया मास m1 और m2 के लिए, तो अब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या कह दिया गया? इसे कह दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस तरह से न्यूटन का ये फॉर्मूला, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनकर तैयार हो गया। एक्चुअली कहां से निकला ये? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में से ही निकल कर आया। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं
deduction of Newton's law of gravitation from Kepler's law of planetary motion. Newton observed that planets very close to the sun and far away from the sun revolve in elliptical orbit. Intermediate planets like Earth revolve in almost circular orbit. The necessary centripetal force is provided by gravitational force of attraction between the sun and the planet. Centripetal force is equals to what? Gravitational force of attraction.